नमस्कार, न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुकंपा। साइबर ठगों ने ठगी करने का एक नया तरीका इजाद किया है, डिजिटल अरेस्ट। कैसे लोग अपने घर में ही बैठ के और बिना कुछ किसी को बताए अपना जो पैसा है वो किसी के अकाउंट में दे देते हैं, किस तरह से जो ये साइबर ठग हैं लोगों को मैनिपुलेट करते होंगे, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सर लोकेंद्र सर। साइबर ठगी के जो मामले हैं, डिजिटल अरेस्ट जो है वो आजकल देख रहे हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ हो या फिर देश का कोई भी अन्य प्रदेश हो, जो लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की या किसी भी राज्य की, देख रहे हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग कैसे, ना सिर्फ अनपढ़ लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यहाँ तक कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कैसे किसी को मैनिपुलेट होके और अपना जो धन है वो किसी को कैसे दे देता है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं। कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले मैं एक मध्य प्रदेश का छोटा सा आंकड़ा दे दूं। 2019 में सिर्फ और सिर्फ 4000 शिकायतें मिली थी अनुकंपा, और आप सोच सकती हैं 2024 में आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। मतलब 4000 से हम कहां तक पहुंच सकते हैं, कुछ गैस करना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर, ये 5 लाख तक पहुंच गया है। 5 लाख शिकायतें अब मिल रही हैं जो 2019 में 4000 मिलती थी। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर अब ये चीजें हो रही हैं। और पिछले 9 महीने की, यानी कि ये जो ये साल गया हमारा, इसमें 385 करोड़ रुपए की ठगी हुई, अकेले मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। और आपने कहा कि जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता बढ़ी हमारे देश में तो लोगों ने ओटीपी देना बंद कर दिया। जी बिल्कुल। जागरूकता बढ़ी तो लोगों ने, जो फेक कॉल्स आते थे, हम आपको जॉब दे देंगे, आपको ये पैसे ट्रांसफर करने, उनसे लोग जागरूक हुए। जब ये जागरूकता बढ़ी तो अब साइबर ठगों को कुछ तो करना था, क्योंकि हमने देखा है कि ठगी के मामले भी धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। पहले ठग आते थे, डाकू आते थे, अब ये साइबर ठग आते हैं। बिल्कुल। तो जब इनकी वहां पर दाल गलनी बंद हो गई तो इन्होंने क्या किया, डिजिटल अरेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों को। और सबसे अच्छी बात यह अनुकंपा कि अगर हम सरकारी स्तर पर देखें, कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान ही नहीं। जी बिल्कुल। बस यही समझना है लोगों को कि भैया डिजिटल अरेस्ट ना आपको सीबीआई करती है, ना एनआईए करती है, कोई एजेंसी भारत की नहीं करती है, ना पुलिस करती है, ना इनकम टैक्स विभाग करता है। बस इतना लोग अगर समझ जाएंगे तो इस तरह के जो मामले हैं ये बंद हो जाएंगे। अब दूसरा, आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पत्रकारों को इवन कई बार इस तरह से टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि ये क्या कमजोरी का फायदा उठाने के वहां पर सोचते हैं कि ये इन लोगों की थोड़ी प्रतिष्ठा है। इन लोगों को अगर हम कुछ भी कहेंगे कि भैया आपका वहां पर ड्रग्स का एक पैकेट पकड़ा गया है और आप इस केस में फंस जाएंगे, वहां पर आपका नाम जुड़ रहा है इस चीज से, तो उनको लगता है कि इनकी प्रतिष्ठा पर सवाल है। इनके पास पैसे तो हैं, इनकी प्रतिष्ठा पर अगर हम चोट करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर लोग हारते हैं कि भैया बाहर ये बातें ना जाएं, ऐसा ना लगे कि हमारी जो प्रतिष्ठा है समाज के अंदर। और इसीलिए रिटायर्ड अधिकारियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इस तरह के लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके लिए प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है। तो उसी को ये कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करते हैं और फिर लोग इनके झांसे में आते हैं, इनको पैसे देते हैं। अब ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण तो मैंने जैसा देने की कोशिश की कि भाई आपके नाम से एयरपोर्ट पर कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, उनकी हम लगातार जांच कर रहे हैं, इस तरह का एक झांसा दे दिया जाएगा। दूसरा, उनके बच्चों के नाम पर धमका दिया जाता है कि आपका बेटा फलाना स्कैंडल में फंस गया है और इस तरीके से हमारे साथ है। और इनके बाद जानकारियां होती हैं। देखिए सोशल मीडिया पर जब वहां हैं तो हमारी जानकारी कहां से लीक हो रही है ये हमें भी नहीं पता चलता। ये छोटा सा आप उदाहरण समझिए ना कि आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं। ये कहीं से कहीं तो जानकारियां आपकी जा रही हैं, किन किन हाथों में जा रही हैं। आप एक प्रोडक्ट आज सर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको 50 फोन आएंगे। तो जानकारी पहुंचना बहुत आसान है। ऊपर से कई बार हम भी अपने फोटोज के जरिए, वीडियोस के जरिए या अपने बायो के जरिए जो हम सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बहुत सारी जानकारियां साझा कर देते हैं। तो वहीं उसी का ये फायदा उठाते हैं। और जो स्कैमर बैठा है वो कहीं ना कहीं हमसे 10 गुना आगे सोचकर बैठा है और इसी में कहीं ना कहीं हम फंसते हैं। और इसीलिए जो बड़े लोग हैं आजकल, उनको ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। क्योंकि अब ये जो ओटीपी वाला स्कैम था, ये पार्सल वाला स्कैम था, इन सब चीजों से लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। हमने भी बहुत कोशिशें की हैं, कार्यक्रम किए हैं, वीडियोस बनाए हैं उन पर, और वो जागरूकता पहुंची है। अब कोई भी
फोन आता है ना अनुकंपा, ये मैंने खुद महसूस किया, और वो कहे कि एक ओटीपी आपको देना है तो लोग सीधा फोन काटते हैं। दूसरा ये कि बैंक्स हमेशा जब भी आप उनके कॉल सेंटर पे बात करेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि हम आपकी कोई जानकारी कभी नहीं मांगते हैं, हम कोई आपका ओटीपी नहीं मांगते। तो अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे तो कोई फंसना नहीं, इन्होंने अब सीधे डराना, धमकाना और उसका फायदा उठाकर कि लोगों का समाज में इज्जत गिरे। कई बार मॉफ वीडियोस बना देते हैं, उसके जरिए वो फेक कॉल करेंगे आपको, अलग अलग तरीके हैं, वो फेक कॉल करेंगे आपको और कब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा आपको भी समझ नहीं आएगा। तो इसमें पुलिस का हमेशा यही कहना होता है कि भाई एक तो डिजिटल अरेस्ट अगर कोई करने की कोशिश करे, आपको ऑनलाइन अगर कोई अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे देश में है ही नहीं। बस इतना समझना है, और यहां से जो है वो लोग इस तरह की ठगी से जो है बच सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी इसका जिक्र किया था, लोगों से कहा था, लोगों को बताया था कि इससे थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें इस चीज़ को लेके। और इसके अलावा हमने बात करी कि जो बड़े लोग हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, दिल्ली में भी एक ऐसा केस आज देखने को मिला कि रोहिणी के एक थे, उन रिटायर्ड इंजीनियर थे वो, उनसे 10 करोड़ की ठगी की गई है। तो देखिए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके साथ ये हो रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, बचने के तो सीधे रास्ते यही हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर इस तरह की कोई कॉल आप पर आ रही है तो वो क्या कोशिश करते हैं, आपको एंगेज रखने की कोशिश करते हैं। आपसे लगातार कहेंगे कि आप इंटरनेट का कनेक्शन मत बंद कीजिएगा। तो अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है तो आप इंटरनेट तुरंत बंद कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। आप उसके बाद पुलिस को सूचना दे सकते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है, मध्य प्रदेश में भी सरकार ये कोशिश कर रही है, अभी मोहन यादव ने भी इस चीज का जिक्र किया कि हर पुलिस थाने में अब डिजिटल डेस्क जो है अलग से बने। ये कोशिशें हो रही हैं। आपके पास कोई साइबर थाना है आसपास, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बाकी सरकार का नंबर भी है, उस पर भी जाकर आप कॉल कर सकते हैं अपनी शिकायत। अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे ना तो आप वहीं पर आजाद हो गए उस अरेस्ट से, ये मान कर चलिए, क्योंकि आपने कनेक्शन तोड़ दिया। वो आपको उसके बाद ना कॉल कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या है ऐसे मामलों में अक्सर डायरेक्ट कॉल नहीं आती है, कॉल भी जो है वो इंटरनेट के जरिए ही आती है। और अगर आपने वो कनेक्शन वहां पर तोड़ दिया थोड़ी देर के लिए तो आपकी 2-3 चीजें सेफ हो जाएंगी। अगर तो उन्होंने कोई आपको फाइल इस तरह की भेजी जिससे आपका सिस्टम वो एक्सेस कर सके तो वो चीज वहां पर खत्म होगी तुरंत के तुरंत। दूसरा, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपको मौका मिलेगा कुछ समझने का, सोचने का, अपने लोगों से कांटेक्ट करने का। अगर वो कुछ इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि आपका बेटा इस तरह के मामलों में, आपकी बेटी यहाँ पकड़ी गई है, इस तरह का कोई आपको धमकी दी जा रही है, तो वो वहां पर आप कुछ सोच सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि इनकी कोशिश क्या होती है कि आदमी सोच ना सके, आदमी समझ ना सके। और ये क्या करते हैं, बहुत बहुत शातिर हैं। आप इनकी टेक्निक समझिए, ये पीछे इस तरह का बैकग्राउंड लगाकर बैठेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ कोई सीबीआई का ऑफिस है या किसी इनकम टैक्स विभाग का ऑफिस है। तो ये सारी चीजें इनकी टैक्टिकल हैं। और आजकल इंटरनेट के जमाने में कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी आपको बना सकता है। तो उस पर अपनी जो मैंने कहा ना कि आपकी प्रतिष्ठा जो है उसको ये मत मानकर चलिए कि वो समाज में खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है। इसको थोड़ा सा देखिए, कुछ लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन आजकल हम भी फेक जमाने में जीने के आदी हो गए हैं शायद। आजकल मोबाइल कंपनियां क्या हैं, वो भी 10 तरह के फिल्टर आपको कैमरे में देती हैं। बिल्कुल। जब वो आपका एक फोटो में आप अपने आप इतने बदलाव देख पा रहे हैं उस फिल्टर के जरिए, तो एक जो एक्सपर्ट है वो तो क्या क्या कर सकता है आपके फोटो के साथ। तो उससे ये ना समझें कि अगर ये चीज बाजार में जाएगी तो आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। आपका सबसे पहला काम है कि पुलिस को सूचना करें, साइबर टीम को सुरक्षा दें, सूचना करें, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। और वो जो लोग कोशिश कर रहे हैं फ्रॉड करने की, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े चौकन्ने हो और उन पर पुलिस कार्रवाई कर सके। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सर ने बताया कि ना ही सीबीआई, ना ही कोई भी जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, कुछ भी होता है तो वो आपको कोई भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो किसी भी तरह से आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ अगर केस होगा भी तो उसके लिए भी फिजिकल अरेस्ट ही होता है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तो इससे बचने के लिए आप जो बताया सर ने कि जिस तरह से कि आप अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है तो आप तुरंत इंटरनेट बंद कर दें, अपने जो दोस्त हैं उनसे थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा चलाने की कोशिश करें, इंगेज एकदम से ना हो, यही पूरी कोशिश करें और इसी तरह से आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें।